हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रमेश मौर्य, फिजिक्स फैकल्टी, पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे CPT1 जो आपका कंबाइंड टेस्ट हुआ था, और उसमें जो है हम फिजिक्स सेक्शन आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टाइम। ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट भी आप ऑप्शन चेक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मंथ आपका ये टाइम से रिलेटेड है, ईयर भी टाइम से रिलेटेड है, डे भी आपका टाइम से रिलेटेड है। अगर आपको नॉर्मली पता होगा तो जो लाइट ईयर होता है ये डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट के थ्रू 1 ईयर में ट्रेवल डिस्टेंस जो होता है वही हमारा लाइट ईयर होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है, तो ए इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, इसको कोई मतलब कैलकुलेट करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज। ध्यान रखना, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो आपको क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट मास होता है। तो वर्क डन क्या होता है आपका? जूल, और मास क्या हो जाएगा? किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या है? जूल पर केजी आपका आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन का था, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में ध्यान रखना, ए फिजिकल क्वांटिटी y इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिया गया है y इक्वल टू a टू द पावर 4 b स्क्वायर अपॉन c d टू द पावर 4 होल पावर कितना है? 1/3। ओके, इसमें आपको दिया गया हैज 4 ऑब्जर्वेबल A B C D, द परसेंटेज एरर इन A B C D आर 2, 3, 4, 5% रिस्पेक्टिवली, द एरर इन y विल बी। ध्यान रखना, इसका आपको डायरेक्टली याद होगा कि कैसे हम लोग करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे इसमें आपको दिया गया y इक्वल टू, नॉर्मली लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका? a टू द पावर 4 b स्क्वायर अपॉन, इसको जो आपका पावर 1/3 होल है उसको अलग अलग लिखना, c की पावर 1/3 एंड d की पावर कितना आ जाएगा? 4/3। ठीक है, परसेंटेज एरर आपको पता होगा, परसेंट इन y जो होता है वो सबकी पावर को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हुए लिखते जाते हैं। आपको याद होगा 4 टाइम्स ऑफ परसेंट ऑफ a आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंट ऑफ b हो जाएगा, प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ परसेंट ऑफ c आ जाएगा, प्लस ये कितना आएगा? 4/3 टाइम्स ऑफ परसेंट ऑफ डी आ जाएगा। और यहाँ पे जो परसेंट की वैल्यूज है वो पुट कर देना, तो परसेंट इन एरर इन वाई जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ ए का कितना दिया गया है आपको? 2 दिया गया है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंट ऑफ बी का परसेंटेज कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, प्लस 1/3 परसेंट ऑफ सी कितना दिया गया है? 4, और प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 4/3, और यहाँ पे कितना दिया गया? 5। अब इसको आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो ध्यान रखना कितना आ जाएगा आपका? ये 8 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस ये कितना आएगा? 4/3, और प्लस ये कितना आएगा आपका? 20/3 आ जाएगा। इन दोनों को पहले सम कर लेना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 14, प्लस ये आपका 24/3। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 22%। ओके, आई थिंक डी ऑप्शन करेक्ट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया, ध्यान से देखना इसको, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, द मीन टाइम पीरियड ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड। आपको यहाँ पे मीन टाइम पीरियड सीधे दिया गया है, मतलब जो टी बार की वैल्यू है वो आपको दे दिया गया 2 सेकंड के बराबर है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड इज 0.05 सेकंड। मतलब जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो आपको 0.05 सेकेंड्स दिए गए हैं। टू एक्सप्रेस मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ एरर द टाइम पीरियड शुड बी रिटन एज। तो ध्यान रखना, डायरेक्टली आपको पता है कि टाइम पीरियड को अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो जो आपका टी लिखते हैं हम लोग वो क्या हो जाएगा? मीन वैल्यू प्लस माइनस जो आपका एरर होता है, इसको डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2 + - 0.05 सेकेंड। ये पूरा आपका जो है रिटर्न करने का आंसर है। डायरेक्टली इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको मीन वैल्यू दी गई थी, एरर दिया गया था, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके इसको नोट करना था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसको सॉल्व भी नहीं करना था, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है तो। नेक्स्ट की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आप ध्यान से देखें जरा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज द। यहाँ पे ध्यान रखना, डायरेक्टली आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा क्या क्या दिया गया है। डिस्टेंस मूव बाई थिम्बल ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशंस इन थिम्बल। दूसरा क्या है? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल्स डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, आप ध्यान देना, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ थिम्बल, और उसके बाद नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, और आपको दिया है। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें इसमें, जैसे आपको पता है कि जब स्क्रू गेज में हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एक जैसे होता है कि जो डिस्टेंस मूव इन 1 रोटेशन वो आपका पिच होता है। अगर मान लीजिए आप जो है ढेर सारे कई रोटेशन करते हैं, उसमें डिस्टेंस आपको पता है, तो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस होता है, तो कितना आपने डिस्टेंस मूव किया अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? आपका ये आंसर आ जाएगा। तो फिफ्थ का सीधे अगर आप देखो तो ए ऑप्शन आपका जो इसमें करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि
ये आपका होता है डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन, डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन, ठीक है। तो मान लीजिए ये वन रोटेशन में अगर आपको कई नंबर ऑफ रोटेशन दिया तो एक रोटेशन में कितना होगा, जितना डिस्टेंस मूव किया अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन डिवाइड करना, सीधे आपका आंसर मिल जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर कितना है, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिक्स्थ वाले पे आते हैं हम लोग। इसमें दे रखा है द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन फॉर्मूला एज दैट ऑफ एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ। तो इसमें सबसे पहले तो इसका फाइंड करते हैं, एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो यहाँ पे जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ का आएगा वो कितना आ जाएगा, ये ml2t-2 अपॉन ये क्या हो जाएगा m, और ये कितना हो जाएगा आपका l हो जाएगा। यहाँ देखा m से m कैंसिल, l से कैंसिल, फाइनली कितना आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका LT-2। और LT-2 किसका आपका होता है, एक्सेलरेशन का। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें जो है सिक्स वाले का डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7th में आप देखा विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। फर्स्ट एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस और मैग्नेटिक फील्ड। देखो सिंपल सी बात है, इसमें सबके पहले आप वैल्यूज लिखते चलो क्या क्या है। तो एनर्जी डेंसिटी हमारा यू जो होता है वो क्या होता है आपका एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है, जो कि हमारा कितना हो जाएगा ml2t-2 अपॉन, ये 7th क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट पार्ट इसका है कितना हो जाएगा आपका L क्यूब हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है कितना आएगा ml-1t-2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं। अगर सेकंड आप देखें तो आपको दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर जो कहता है c/v, क्योंकि c/v मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस आ जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में आपको दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर क्या होता है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, ये होता है। ये भी आपका सेम है, रेशियो है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस आ जाएगा, L0 T0 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फोर्थ आपका। तो फोर्थ में ध्यान रखना क्या था, यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन आ जाएगा, मतलब ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का ध्यान रखना प्रेशर के बराबर होता है कितना ml-1t-2 हो जाएगा अपॉन स्ट्रेन, क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है, उसका क्या होगा कुछ भी नहीं होता, m0 L0 T0 डायमेंशनलेस होता है। तो फाइनली ये भी कितना आएगा ml-1t-2 आ जाएगा। और नेक्स्ट आपका जो है फिफ्थ है, उसमें दिया गया आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड B का निकालना है। तो ध्यान रखना इसको फाइंड करने के लिए F बराबर आप यूज करो I/B/L। यहाँ पे B का जब निकालोगे तो F अपॉन कितना आ जाएगा I/L बन जाएगा। F कितना होता है ml-t-2 अपॉन AI का A/T बन जाएगा, और इंटू क्या आ जाएगा L हो जाएगा, L से L कैंसिल, फाइनली कितना आ गया mt-4A-1 आ जाएगा। अब इसमें देखो जरा मैच कौन कौन सा कर रहा है, एक तो फर्स्ट और आपका ये फोर्थ मैच कर रहा है, और एक अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सेकंड और थर्ड भी मैच कर रहा है। तो आंसर देखो जरा, फर्स्ट और फोर्थ तो मिल गया, थर्ड और फिफ्थ दिया है, फर्स्ट एंड फिफ्थ दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड दिया है, तो सेकंड एंड थर्ड नहीं दिया गया है। तो आंसर में कौन सा करेक्ट आपका आएगा, फर्स्ट और फोर्थ। अब देखो इसमें टाइम आप बहुत ज़्यादा किल मत करना कि आप बैठने ये सोचने बैठ जाओ कि सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी मैच करा बट आंसर में नहीं है, ऐसा नहीं, क्वेश्चन गलत आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको दिया गया है एटलीस्ट उनकी आपको इक्वल करके शो करना है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए चीजें दे सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो जो दिया गया उस पर आप फोकस करो। 8th पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A/B इन द इक्वेशन। तो यहाँ पे P इक्वल टू आपको दिया गया कितना A-t² अपॉन B इंटू एक्स दिया गया है। इसमें आपसे बताया गया है कि T जो है यहाँ पे P प्रेशर है, X जो डिस्टेंस है, और T जो है टाइम दिया गया है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखो सिंपल ध्यान रखना, डायमेंशन फॉर्मूला में हम उन क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जिनके क्या डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। जैसे A और T² को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो A का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो T का होगा। तो मतलब हो गया कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा T के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका T² आ जाएगा। दूसरा B का फाइंड करना है। अब क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो पहले हम B का निकालेंगे। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो B बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये A-t² अपॉन P इंटू एक्स हो जाएगा। A-t² का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, ये T² रहेगा क्योंकि टाइम है, ठीक है। अब देखो कई लोग ये सोचते हैं सर इसका रखेंगे तो माइनस होगा, नहीं, पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला यही काम करता है, ओवरऑल रिजल्टेंट शो कर रहा है, ठीक है ना। P आपका क्योंकि ये प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ml-1t-2 हो जाएगा। और जो हमारा x डिस्टेंस हो तो क्या हो जाएगा L बन जाएगा। यहाँ L से L आपका जो है गायब हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो फाइनली B का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है कितना आ रहा है, ये आ जाएगा m-1 और ये t टू द पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको A/B फाइंड करना है। तो A का आपको पता है और B का पता है, दोनों को पुट कर दो। A की वैल्यू आपका T² है और B की वैल्यू कितनी है m-1t4। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना आएगा mt-2।
देखो जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। तो 8th का आपका जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, 8th का बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा 9th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। हाँ, ग्रेविटेशन का है। ये ग्राफ आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए वैसे तो, बट हम आपको एक बार ऐसे बता रहे हैं। द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज द वेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई अर्थ। ध्यान रखना, जब अर्थ से हम लोग वेरिएशन ऑफ जी पढ़ते हैं तो ध्यान दो, जैसे सेंटर हो गया, आपका सेंटर से आर हो गया, तो जब किसी इनसाइड पॉइंट पे फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो जो हमारा जी इनसाइड आता है, जी डाउन का जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, जी बाई आर इंटू आर था, ठीक है। तो यहाँ पे g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, r के बराबर था, g डाउन वाला जो था हमारा या इनसाइड का। और जब आप किसी आउटसाइड पॉइंट पे फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो g आता है वहां पे क्या आएगा, gme बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या था, g आउटसाइड जो आएगा वो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो जो ग्राफ बनेगा आप ध्यान से देखना, इसमें जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये जैसे मान लीजिए r है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ध्यान रखना यहां तक तो क्या होगा, ये स्ट्रेट चलेगा, ऐसे इंक्रीज करेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये स्ट्रेट रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, 1 बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में आपका ये वेरी करेगा। तो ध्यान रखना इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसमें देखो यहाँ पे आपका वैसे है, ठीक है ना, कर्व है, यहाँ पे डायरेक्टली कर्व है, यहाँ पे स्ट्रेट ये कर्व है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो मतलब इसमें कौन सा आएगा, जो 9th क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ये तो डायरेक्टली याद रखना, बहुत छोटी सी चीज है जो कि डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। और यही वेरिएशन अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्यू टू जो आपका सॉलिड स्फीयर था, सेम टू सेम यही होता है, अंदर में आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर में 1 बाई आर स्क्वायर होता है, एग्जैक्टली यही ग्राफ वहां भी बनता है, ठीक है ना। तो एक बार आप देख लेते हैं, इसको रिलेट करके याद भी कर सकते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10th में बोला गया बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। देखना यहाँ पे कंडक्टेंस की बात की गई है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस की बात नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है आपका वो कंडक्टेंस 1 बाई आर होता है, ठीक है। तो जिसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा वहां पे कंडक्टेंस कम होगा, मतलब जस्ट उल्टा काम करेगा, बात ध्यान रखना। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में रेजिस्टेंस याद रहेगा, उसके फटाफट हम लोग करते चलेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना इसको सॉल्व करते समय। देखो सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, आप जानते हैं कि फॉर कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो आपका है वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है आपको पता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका रुकेगा और उससे क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि 1/c का रिलेशन होता है। दूसरी बात, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे अगर हम, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकदम अचानक से बढ़ जाते हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो जो उनकी मोबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मोबिलिटी बढ़ने से क्या होता है कि वहां पे करंट ज्यादा फ्लो लगता है, और करंट फ्लो ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब हो गया कंडक्टेंस जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो कंडक्टर्स का डिक्रीज करता है और सेमीकंडक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस में उल्टा होता है इसका, तो ये थोड़ा सा रिलेशन है। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, तो कंडक्टर में डिक्रीज करेगा, सेमीकंडक्टर में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो डिक्रीज एंड इंक्रीज कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें डी ऑप्शन आपका करंट 10th वाले का, ठीक है, बात क्लियर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 11th क्वेश्चन है, इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन द वैल्यू ऑफ सी इज, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक आपको यूनिट वेक्टर दिया गया है, जिसको आपको दिया गया है 0.2 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी के कैप, ओके। और इसमें आपको सी की वैल्यू फाइंड, क्योंकि इन्होंने बता रखा है कि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 के बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर कितना 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कितना 0.4 का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। ओवरऑल को स्क्वायर कर देना तो कितना आएगा, ये 0.2 कितना है 0.04 हो जाएगा, प्लस कितना आएगा आपका 0.16 हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1। तो यहाँ से सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, इधर 1 माइनस ये कितना आएगा आपका 0.2 हो जाएगा, तो मतलब ये आएगा 0.8 सी स्क्वायर जो है आपका। तो सी बराबर कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 आएगा, और इसको सॉल्व करना ये आएगा 0.89 के आसपास, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये इसमें 11th में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वन इज, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको समझना चाहिए। पहले एक सिंपल सी बात बताएं, जैसे एक वेक्टर आपका ये दिया गया है और एक वेक्टर आपको ये दिया गया है बी, मान लीजिए ये आपका बी वेक्टर है, और आपसे कहा जाए इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस वन अलोंग द डायरेक्शन दिस, ठीक है। तो देखो कभी भी निकालना हो सीधी सी बात है इसमें, तो पहला नंबर तो इसका
इधर डायरेक्शन फाइंड करना, मतलब ये डायरेक्शन तो आपको दिया गया है, इसके इधर निकालना तो कितना वैल्यू आएगा। ध्यान रखना इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि ए वेक्टर का इधर कंपोनेंट अगर थीटा एंगल कितना आएगा, ए कॉस थीटा आएगा बी की तरफ, ठीक है। तो ए कॉस थीटा कितना होगा, तो आप जानते हैं ए डॉट बी जो होता है हमारा वो कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ से ए कॉस थीटा निकालना तो कितना आएगा हमारा, जो कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, ध्यान से देखो तो कितना आएगा, ए डॉट बी अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, बी से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया, इनटू ये डायरेक्शन दिया गया, इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आपको इस डायरेक्शन के अलोंग फाइंड करते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, बी कैप अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो पूरा आपका जो है ये डायरेक्शन बन जाता है। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्टली यूज कर लो। देखो कितना आ जाएगा हमारा, तो इसमें जो 12 वाले का आंसर आएगा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे जो आपका आंसर है ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना कितना आएगा आपका, तो हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप प्लस जे कैप अपॉन मॉड ऑफ बी कितना आ जाएगा हमारा, ये बी आपका ये दिया गया है, कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, तो पता ही है, इनटू इसका जो आपका आएगा मतलब जो यूनिट वेक्टर बने कितना आएगा, आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 आ जाएगा। इसी को सॉल्व करना कितना आ जाएगा, देखो जरा यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसके बाद, तो ये आप कितना आएगा 2 आ जाएगा, प्लस ये कितना आएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आई कैप प्लस जे कैप, और यहाँ पे कितना आएगा √2 कितना आएगा 2 आ जाएगा, कितना आएगा 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। तो 5/2 आई कैप प्लस जे कैप मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। तो इसका जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ओके, आई थिंक क्लियर है। देखो मेन क्या है कि आप इस फॉर्मूले को यूज करके जो है कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा 13 नंबर क्वेश्चन, ए मैन इज हैविंग हाइट 6 फीट, ही ऑब्जर्व हिज इमेज ऑफ 2 फीट हाइट इरेक्ट, द मिरर इज यूज्ड, ठीक है ना। तो इन्होंने देखो पर्सन की हाइट कितनी है, 6 फीट है। 13 नंबर क्वेश्चन देखना, जो पर्सन की हाइट कितना है, 6 फीट है, और ये ऑब्जर्व जो कर रहा है वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है, 3 फीट। जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितना हो जा रहा है, 2 फीट सॉरी। अब क्योंकि देखो यहाँ पे डिमिनिश्ड है और इरेक्ट इमेज बन रहा है, तो डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज कब बनता है ध्यान रखना। देखो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए इमेज डिमिनिश बन रही है और इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट मतलब क्या हो गया आपका, वर्चुअल इमेज बन गया, और वर्चुअल इमेज बनने का मतलब सिंपल सही हो गया कि जो हमारा यहाँ पे मिरर यूज होगा वो कौन सी होगा, आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉनकेव में आपका जो वर्चुअल बनता है उसमें मैग्नीफाइड बनता है, यहाँ पे डिमिनिश कौन सा आएगा, कॉन्वेक्स आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट, 13 में बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सीधे प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर। 14th क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो इफ 2 वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a प्लस बी इक्वल टू c एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज, ठीक है ना। देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या दिया गया आपको, c, मतलब a और b का रिजल्टेंट c है। मान लीजिए इनके बीच एंगल थीटा है, तो c बराबर कितना हो जाएगा आपका, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है इतना। अब यहाँ पे c इसको स्क्वायर कर दो, तो c स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब क्योंकि ये भी आपका क्या है, c स्क्वायर बराबर इसको इधर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2ab cos थीटा कितना आ जाएगा, 0, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, थीटा कितना आ जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको पता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा a है, ये b है, तो इसका जो ये आपका होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो कौन सा होता है, ये आपका हाइपोटेनस बनता है जब ये 90 डिग्री होता है। तो वैसे भी आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो डायग्राम से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा 14th कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 15 पे। 15th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप एंड b इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है ना। तो इनके बीच एंगल फाइंड करना है। देखो एंगल cos थीटा जो हमारा होता है बेसिकली अगर हम बात करें तो a डॉट बी अपॉन मॉड a और मॉड b होता है, ठीक है ना। तो ये आपको वैल्यूज फाइंड करना है, तो ध्यान रखना a डॉट बी क्या होगा, इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट में i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मतलब i के इनके कोफिशिएंट को, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करके सीधे विद साइन लिखते चले जाते। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कितना है 4, 4 × 1 कितना आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है आपका 4, और यहाँ पे कितना 4 2 कितना आएगा 8 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे +3, यहाँ पे कितना है माइनस का कितना आएगा 4 × यहाँ पे 3 × 4 माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 4 कितना आएगा 12 अपॉन कितना आएगा मॉड a √1 प्लस 4 16 प्लस कितना आएगा 9 हो जाएगा, और इनटू ये कितना आएगा 16 प्लस 4 प्लस 16 आ जाएगा। अब देखो ये आपका कितना आएगा, ये 12 माइनस 12 क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो पूरी वैल्यू क्या होगी 0, cos थीटा 0 मतलब थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, डी ऑप्शन, ठीक है।
तो सिंपल सा है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर देना, आपको cos थीटा का आंसर आ जाएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं 16 नंबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 में जो है ये थोड़ा सा मतलब आपको समझने वाला क्वेश्चन है। A wheel of radius 1 meter rolls forward of half of a revolution on horizontal ground. The magnitude of displacement of the point of the wheel initially in contact with ground is, ठीक है। इसमें मैंने डायग्राम आपको समझना, अगर डायग्राम समझ में आएगा तो काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड पे एक व्हील है, ठीक है, और इसके एक पॉइंट है जो कि कांटेक्ट में है, बात समझे ना। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका जो है ये कांटेक्ट में यहाँ पे है, ठीक है, ये व्हील पे है, ठीक है ना, ग्राउंड पे नहीं, ये व्हील पे है, ए पॉइंट है। और इन्होंने कहा कि जब ये हमारा व्हील हाफ रोटेशन रिवॉल्व हो जाता है उस टाइम पे जो हमारा ये पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो देखो जरा, जब ये हाफ, जैसे मान लीजिए अभी ऐसे है, ठीक है, व्हील ये मान लीजिए थंब हमारा ये डाउन पे है, तो ऐसे जब रोल करता जाएगा तो आगे बढ़ता जाएगा, फाइनली यहाँ पहुंचेगा। तो जब यहाँ पे आपका देखो हाफ रोटेशन होगा उस टाइम पे व्हील आपकी यहाँ पहुंच जाएगी, और जो आपका कांटेक्ट पॉइंट ए है ना वो यहाँ पे नहीं रहेगा, वो कहाँ आ जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ए डैश। अब आपको बताना क्या है, ध्यान देना, वो यही बताना है कि ए से ए डैश ये कितना है, यही डिस्प्लेसमेंट बताना है, ये कितना है। और आपको इसका जो रेडियस दिया गया है हमारा, ये रेडियस इसका दिया गया जो वो कितना है 1 मीटर के बराबर दिया गया है। तो ध्यान देना, जब ये हाफ रोटेशन रिवॉल्व होगा तो ये मान लीजिए हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये तो रखना, क्योंकि जब ये हाफ रोटेशन रिवॉल्व होगा तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ऐसे ग्राउंड पे होता जाएगा, तो टोटल आपको कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर हो जाएगा, मतलब ये कितना आएगा पाई इंटू 1 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं रेडियस 1 मीटर, तो कितना आएगा आपका ये 2 मीटर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब अगर आपको मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डी इक्वल टू, ध्यान रखना डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक सेकंड, तो यहाँ पे डी इक्वल टू आपका जो बनेगा वो अंडर रूट कितना आ जाएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस, क्योंकि 90 डिग्री ट्रायंगल बनना पूरा, तो कितना आएगा पाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 से कितना आएगा 4 हो जाएगा, तो फाइनली कितना स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आई थिंक ये बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये भी मतलब डायरेक्टली समझने वाला क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि ए बॉडी while moving along a straight line cover 1/3 of distance with velocity v1, second 1/3 with v2 and third 1/3 with v3, आपको एवरेज बताना। देखो एवरेज वेलोसिटी का सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको होता है, क्योंकि लीनियर मोशन में तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आपको निकालना होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी यहाँ से ट्रेवल करना शुरू किया, यहाँ तक जाना है ए से बी तक, ठीक है, यहाँ ये 1/3 मतलब इतना टोटल आपका जो भी था, टोटल मान लीजिए 3x है। देखो आप d और d/3 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पे फ्रैक्शन में आ गया वैल्यूज, तो सॉल्व करना थोड़ा लंबा काम हो जाएगा फ्रैक्शन को सॉल्व करने में, इसलिए बेहतर है टोटल को 3x मान लो, तो ये कितना हो गया x हो गया, ये कितना हो गया x हो गया, ये कितना हो गया x हो गया, यहाँ पे v1 है, यहाँ पे कितना है v2 है, यहाँ पे कितना है v3। अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है, तो ध्यान रखना एवरेज वेलोसिटी जो होता है आपका वो क्या आ जाएगा, आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बनेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x प्लस x अपॉन टोटल टाइम कितना होगा, तो x बाई v1 ये t1 बन जाएगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा x बाई v2, और प्लस यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगेगा x बाई v3। यहाँ से x कॉमन लेना और इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, ऊपर 3x आ जाएगा, और नीचे जो आ पाएगा x कॉमन लोगे तो कितना आएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, और इसमें क्या हो गया x कैंसिल हो गया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना तो कितना आएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 इंटू v1। तो ये आपका जो है फाइनली एवरेज वेलोसिटी का आंसर हो जाएगा। देखो इसमें जरा कौन सा, ये दोनों तो होंगे नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है आपका इसमें, ये भी नहीं है, ये डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। 17 का कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 18 नंबर पे, ठीक है। ये आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 18 ध्यान रखना, जब हम 18 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे तो इसमें आपको क्या दिया गया है, एक लेंस दिया गया है। Two similar plano convex lenses are combined together in 3 different ways as shown in figure. The ratio of the focal length in 3 cases will be। देखो इसमें उन्होंने बोला है कि जैसे दो आपके जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक ये हो गया मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए ये हो गया, इनको 3 अलग अलग उसमें रख, जैसे मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ कितनी f के बराबर है, इसकी कितनी f के बराबर है, इनको 3 अलग अलग सिचुएशन में कंबाइन किया गया। एक बार ऐसे रखा गया इस तरीके से, दूसरी बार क्या किया गया, इनको ऐसे रख दिया गया, तीसरी बार क्या किया गया, इनको ऐसे रख दिया गया, ठीक है ना। अब आपको बताना है
कि इन तीनों के फोकल लेंथ का रेशियो। ध्यान रखना जब दो आप लेंस को कंबाइन करते हो 1/f इक्विवेलेंट जो होता है वो कितना आता है 1/f1 प्लस 1/f2, ये बनेगा 1/f1 कितना आएगा आपका 2/f। अब देखो इसमें इनके प्लेसिंग का कोई कॉन्सेप्ट बता नहीं कि किधर कैसे रखते तब होता है। इसका भी 1/f तो ये आपका यही 2/f आ जाएगा, इसका भी क्या आएगा 2/f, इसका भी क्या आएगा 2/f आएगा। तो मतलब इन दोनों लेंस को चाहे जैसे आप इधर उधर घुमा के रखेंगे जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और जब आपका फोकल लेंथ सेम है तो इनका रेशियो कितना, अगर मान लीजिए इसका f1 है, इसका कंबाइंड f2 है, इसका कंबाइंड कितना है f3, और सबकी वैल्यू क्या होगी, यही तो आएगा ना इसके बराबर। जो आपने यहाँ पे लिखा है ये 2/f, इसी के बराबर इन सबकी वैल्यू आ जाएगी। और जब सबकी वैल्यू होगी तो f1 रेशियो f2 रेशियो f3 कितना आ जाएगा हमारा 1:1:1 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है। तो ये आपका देखो कभी भी ऐसे करके किसी भी सिचुएशन में चाहे जितना ये इधर उधर करके अगर ऐसे रखते जाएंगे तो आपका कंबाइंड होगा वो सेम टू है, क्योंकि जो हमारा इनकी प्लेसिंग के डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फॉर्म 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करना। हाँ, ये अगर ये कि अगर एक जैसे कॉन्वेक्स एक कॉन्केव है तब तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे दिया गया डायरेक्टली तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस जो है आपका ये यही आंसर आएगा, रेशियो सेम होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन, 18 का बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 19 देखा जरा। द एक्सेलरेशन ए ऑफ ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद टाइम, दिस वन। ठीक है, इक्वेशन दी गई। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ध्यान रखना इनिशियली जो t = 0 पे आपको दिया गया है, 19 क्वेश्चन की बात करें, t = 0 पे आपको दिया गया है कि जो वेलोसिटी है वो हमारा 0 है इनिशियल में। उसके बाद a बराबर क्या दिया गया है 3t + 4 दिया गया है। a बराबर हम जानते हैं क्या होता है dv/dt = कितना आएगा आपका 3t + 4 आ जाएगा। dt को उधर भेज देना, dv = कितना आएगा 3t dt + 4 dt, इसको इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है 0 है, और जब टाइम कितना दिएगा आपको यहाँ पे 2 सेकंड, तब यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए आपको फाइंड करना है। ठीक, तो ये आपका dv का v बन जाएगा, तो v - 0 = यहाँ पे 3 ऐसे रहेगा, t का कितना होगा t² / 2 आ जाएगा प्लस 4 × t आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपके 0 to 2 हो जाएगा, ये भी कितना आएगा 0 से 2 आ जाएगा। तो फाइनली तो यहाँ पे v = जो आपका बनेगा, ध्यान देखना जो v = आएगा कितना आएगा 3 × 4/2 हो जाएगा प्लस 4 × 2 आ जाएगा। तो ये आपका 2 हो गया, 4 × 6 प्लस 8 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया 14 मीटर/सेकंड। ठीक है ना, तो 14 मीटर/सेकंड आंसर आएगा। 14 कौन सा है, सी ऑप्शन। तो 19 कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर में क्या दिया गया है इसको देखें जरा। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी of 25 meter/second from the top of a tower of height 30 meter. How long will it travel before it hit the ground? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। इन्होंने क्या किया है कि एक बॉल को जो है एक टॉवर से जिसकी जो हाइट है वो 30 मीटर दी गई है, और यहाँ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है कितने से, स्पीड 25 मीटर/सेकंड। ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि ये जो है ग्राउंड में हिट करने से पहले कितना टाइम जो है लगेगा इसको। मतलब देखो यहाँ से पहले ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वहाँ से रिटर्न होकर वापस आएगा, और यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो आपको फाइंड करना है। देखो इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है कि आप अपवर्ड जर्नी का टाइम फाइंड कर लें और देन डाउनवर्ड जर्नी का टाइम फाइंड कर लें यहाँ तक का, और दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, एक तो ये मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, आप डिस्प्लेसमेंट मेथड से सॉल्व करें कि इनिशियल पॉइंट हमारा यहाँ पे, फाइनल पॉइंट हमारा यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा हमारा 30 के बराबर आएगा, जो कि -30 होगा क्योंकि हमने बॉल को अपवर्ड फेंका हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका डाउनवर्ड, तो -30 हो जाएगा। उसके बाद एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करके फाइंड करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि h बराबर हमारा क्या होता है ut + ½ gt² हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली फॉर्मूला होता है, क्योंकि अपवर्ड फेंका गया। ध्यान रखना जो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ के बीच है तो कितना आएगा -30 हो जाएगा, बराबर u आपको होता है कितना 25t, और क्योंकि अपवर्ड है ग्रेविटी कहाँ लगता है डाउनवर्ड, तो एक वैल्यू क्या आ गई -g हो जाएगा, तो -½ g की वैल्यू हम पुट कर दें 10 × t²। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना इधर ला करके, तो कितना आएगा आपका ये 5t² - 25t और -30 बराबर क्या आएगा 0। 5 से डिवाइड करना तो कितना आएगा t² - 5t, और ये हो जाएगा माइनस कितना 6 बराबर 0। इसको जरा फैक्टर कर लें तो t² - 6t + t -6 बराबर 0 कर सकते हैं। यहाँ से t कॉमन लेंगे तो कितना आएगा t - 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 कॉमन लेने कितना आएगा t - 6 आ जाएगा, और ये बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो ये t - 6 बराबर 0,
इसका फैक्टर कितना आ गया, t-6 और t+1 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से t बराबर 1 तो आपका 6 सेकंड आ जाएगा। दूसरा आपका -1 सेकंड है, वो तो टाइम -1 सेकंड टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नहीं है। वैसे अगर हम बात करें तो ये जो -1 सेकंड आ रहा है, पता है क्या है, जब आप ऊपर फेंक रहे हैं तब तो आपको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना 6 सेकंड लग रहा है, लेकिन यही बॉल आप नीचे फेंक करके ऐसे ट्राई करना, इसका जो टाइम आएगा कितना आएगा, 1 सेकंड आएगा एक्चुअल में। तो ये दूसरा वाला रूट निकलता नहीं है, वो फालतू नहीं है, वो एक्चुअल में उसके डायरेक्शन में रिवर्स करके जो आपका टाइम आता है वो निकल के करके देख लेना, 1 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारे लिए 6 सेकंड यहाँ पे, 1 सेकंड जो रिवर्स वाला होता है। ठीक, तो फाइनली आंसर कितना आ गया हमारा 6 सेकंड, विच इज करेक्ट ऑप्शन 20 का ए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 21। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 है, देखो जरा, ये सिंपल सा है, ये आपका जो है रिलेटिव मोशन क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसमें क्या किया गया कि जब पर्सन रेस्ट पे है, देखो इसमें क्या बोला गया है कि जब पर्सन आपका रेस्ट पे है उस टाइम पे जो रेन हमारी वर्टिकल आपके नीचे की तरफ गिर रही है, ये मान लीजिए VR के बराबर है जब इसकी स्पीड 0 है। और यहीं पे इन्होंने कहा कि जैसे ही जो पर्सन है हमारा वो मूव करना स्टार्ट करना कितने से, VO से, तो जो रेन है वो इस डायरेक्शन में ऐसे गिरना स्टार्ट और इसकी स्पीड जो है अब जो है कितनी हो गया, 1.5 VO हो गई है। ठीक है, बढ़ गई क्योंकि रिलेटिव मोशन है। इन्होंने कहा कि इसको बचने के लिए रेन से अम्ब्रेला जो है हमारा थीटा एंगल पे होल्ड करना पड़ता है वर्टिकल के साथ, आपको इसी की कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो इसमें रिलेटिव मोशन में कॉन्सेप्ट होता है, अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट मूव करे तो हम एक को रेस्ट करते हैं, उसकी वेलोसिटी अपोजिट में दूसरे को दे देते हैं और उसी सिंगल ऑब्जेक्ट को बस डिस्कस करते हैं, आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, जैसे समझो हम क्या करें, यहाँ पे क्या करें, जैसे ये रेन है, रेन ड्रॉप जो है इनिशियली हमारा क्या है, ये VO से इधर मूव कर रहा था, VO मतलब VR इसकी रेन वेलोसिटी थी। जब पर्सन हमारा, ध्यान रखना, पर्सन हमारा इधर मूव कर रहा है VO से, तो हम पर्सन को रेस्ट पे ले आएंगे, तो इसकी वेलोसिटी इसको इधर देंगे, इसके जस्ट अपोजिट ये VO हो गया और इन दोनों का रिजल्टेंट यही जो हमारा था ये VR होता है, जो कि क्या होता है 1.5 VO आ जाएगा और ये एंगल आपको क्या देगा, थीटा वर्टिकल के साथ। अब आप सोचो इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, बराबर कर दो, क्योंकि इसका यही कंपोनेंट तो VO के बराबर आएगा। तो ध्यान रखना जो 1.5 साइन थीटा जो है, 1.5 VO साइन थीटा जो आपका आएगा, यहाँ से देखो 1.5 VO साइन थीटा जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, VO के बराबर आ जाएगा। VO से VO क्या कैंसिल, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया हमारा 1/1.5, मतलब कितना आएगा आपका 2/3 आएगा। तो कॉस थीटा कितना आएगा, ध्यान रखना, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कितना आएगा 4/9, तो ये कितना आएगा √5/3। तो √5/3, ध्यान रखना कौन सा क्वेश्चन है, 21 नंबर है। तो 21 में √5/3 किसका आंसर है आपका, देखो जरा ए ऑप्शन है, तो ये आपका ए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है। तो ये रिलेटिव मोशन में हम लोग अप्रोच यूज करते हैं, एक को रोक दो, दूसरे को उसकी वेलोसिटी दे दो और फिर उसके बाद एक ही ऑब्जेक्ट होता है उसको सिंपली सॉल्व करो। यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को समझने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा आसान हो जाता है समझने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया गया है, ए मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द रेंज ऑफ द मिसाइल इज। ठीक है ना, चलिए इसमें रेंज बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है 22। इसमें बोला गया है कि ए मिसाइल इज फायर्ड मैक्सिमम विद रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दिस वन, g इज इक्वल टू द रेंज ऑफ मिसाइल। तो इसमें मैक्सिमम के लिए ध्यान रखना, जब हम रेंज को मैक्सिमम करना होता है थीटा की वैल्यू कितने रखते हैं हम लोग, 45, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये कितना है आपको 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना आएगा 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हमें रेंज को मैक्सिमम रखना है। ठीक है, तो क्योंकि आप जानते हैं R बराबर जो हमारा होता है वो कितना आता है आपका U² sin 2 थीटा बाई G होता है, क्योंकि इसको मैक्स करना है तो R मैक्स के लिए ध्यान रखना जो sin 2 थीटा की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तभी तो 45 निकल के आता है। तो यहाँ जब आप पुट करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, R मैक्स जो हमारा गया कितना आएगा यहाँ पे U² हो जाएगा। U की वैल्यू आपको दी कितना 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400/G कितना है 10 बराबर कितना आएगा 40 मीटर। तो 22 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना, आई थिंक ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 23। देखो ये सब डायरेक्टली फैक्ट पे बेस्ड है, चीजें बहुत सिंपल दी गई, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, इसके बाद है द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज आर व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ द अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। तो देखो इसमें आपने पढ़ा था, सिंपली अगर हम बात करें कि जैसे R बराबर एक आपका होता है U² sin 2 थीटा बाई G होता है, और इसी में अगर हम थीटा को जो है 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें तब क्या होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए R' हो जाता है, तो U² sin 90 माइनस 2 कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा आ जाएगा, अपॉन कितना आएगा यहाँ पे G हो जाएगा। फाइनली यहाँ से R' बराबर देखो ये भी आपका U²
साइन 2 थीटा बाई जी आएगा और ये भी हमारा कितना आर के बराबर है। तो मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होता है 90 माइनस थीटा फॉर द सेम रेंज। तो अगर एक 30 है तो दूसरा एंगल कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा, सीधी सी बात है। ये तो डायरेक्टली भी याद होगा आपको, एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा पे क्या होता है सेम रेंज आता है, तो कितना आएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग 24 में आपको दिया गया है, ध्यान देना 24 में दिया गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ ए थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.6, द पावर ऑफ लेंस विल बी। ठीक है, इसमें उनका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए ये हमारा एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जो रेडियस इसका है कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। प्लेन सरफेस का रेडियस आपको पता है क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वो कितना देगा 1.6 दिया गया है। सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मुला आप जानते हो, लेंस मेकर्स फॉर्मुला से 1/f बराबर कितना आएगा म्यू माइनस 1, 1.6 माइनस 1 अपॉन R1 कितना आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट, और माइनस इसका रेडियस, क्योंकि ध्यान रखना लाइट इधर से इंसिडेंट है, रेडियस का इधर अपोजिट है, तो क्या आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस 1 बाई कितना आ जाएगा 15। ओके, इसको सॉल्व कर लेना जरा, कितना आएगा 1 अपॉन एफ बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा 0.6 अपॉन कितना आएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो हमारा पावर होता है P बराबर ये सेंटीमीटर में, ठीक है ना, 1 अपॉन सेंटीमीटर, मतलब F सेंटीमीटर में है, और P बराबर क्या होता है आपका, एक सेकंड सेंटीमीटर धरने लिखते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसको यहाँ सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, और पावर जो होता है वो 100/F इन सेंटीमीटर। देखो ना, हम कैलकुलेट नहीं करें, डायरेक्टली उस इंपुट करके सॉल्व करें, थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जब इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करें कितना आएगा आपका 60/15, तो ये कितना आएगा 4 डायोप्टर। ठीक है, तो +4 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 24 का। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 25 पे। 25 पे आपको दिया गया है यहाँ पे 3 ब्लॉक्स ऑफ मास 4 kg, 2 kg, 1 kg respectively are in contact on a frictionless table as shown in figure. If a force of 40 Newton is applied on a 4 kg block, the contact force between 4 kg and 2 kg block will be। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है, ये एफबीडी वाले क्वेश्चन अगर आपको याद होंगे तो, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, एक आपका 4 kg का ब्लॉक है, दूसरा क्या 2 kg का ब्लॉक है, तीसरा क्या 1 kg का ब्लॉक है, ये 1 है, ये 2 है, कितना है 4 kg है। यहाँ पे टोटल जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है 40 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। आपको बताना है कि जो फोर्स है 4 kg ब्लॉक इन कॉन्टेक्ट 4 एंड 2 kg, मतलब यहाँ पे कितना फोर्स नॉर्मल फोर्स आ रहा है ये आपको बताना है। सबसे पहले कि इनका कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या होता है, देखना ए कंबाइंड जो होता है वो आपका नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। सीधे आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करो, नेट फोर्स कितना है इस पे केवल 14 अपॉन टोटल मास कितना है 426 प्लस 1 कितना आएगा 7 बराबर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो जिस सरफेस पे आपको फोर्स निकालना है उसके पूरे आगे वाले पोर्शन को एक सिस्टम मान लो, मतलब मान लेते हैं हम कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एक बॉडी है, एक सिंगल बॉडी। अब आप सोचो कि इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, केवल एन ही तो लग रहा है, बाकी इधर उधर फोर्स तो लग नहीं रहे। तो जैसे मान लीजिए हम इसको अलग बना, देखो ये आपका हो गया, इस पे एन फोर्स लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है ना, इसका मास कितना 2 + 1 कितना 3 हो जाएगा, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, एम कितना है 3 इंटू ए कितना 2 बराबर कितना आ गया 6 न्यूटन, हो गया खत्म। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। तो 25 का आपका जो आएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, चलिए ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अननेसेसरी जस्ट होल्ड टू ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट द वॉल, फिगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल्स इज 0.2, द वेट ऑफ ब्लॉक इज, ठीक ना, वेट का मतलब आपको फोर्स पहले फाइंड करना है, फोर्स फाइंड कर मतलब इसका जो है पहले यहाँ पे हम फाइंड करें कि कितना जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वहां से आपको जो है वेट आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ये हो गया आपका, यहाँ पे एक ब्लॉक को रखा गया है और इन्होंने क्या किया, इधर फोर्स लगाना शुरू किया। ठीक है, कितना 10 न्यूटन। ध्यान रखना कभी हॉरिजॉन्टल जो है फोर्स वर्टिकल को बैलेंस नहीं कर सकता, इसके लिए यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्रिक्शन फोर्स की, क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन ये रुक ही नहीं पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि mg वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, और इसको रोकने के लिए इधर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगाना जरूर पड़ेगा जो कि म्यू इंटू एन होगा। क्योंकि उन्होंने बोला कि मैक्सिमम फोर्स मतलब इसको जस्ट रोकने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हो गया, इससे कम फोर्स रहा तो नीचे आ जाएगा, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पे काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि 10 न्यूटन इधर है तो नॉर्मल फोर्स आपका 10 न्यूटन इधर ही जनरेट होगा, तो मतलब n की वैल्यू तो यहाँ क्लियर हो गया, n कितना आ गया हमारा 10 न्यूटन आ गया। अब इसको बैलेंस करना है तो ये हमारा इसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे f जो हमारा म्यू n है वो किसके बराबर आ जाएगा, mg क्या है, क्योंकि m फाइंड करना है तो म्यू n/g आ जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी है, तो आपको म्यू दिया गया है 0.2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन जी की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये भी यहाँ पे इसको भी 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना आ गया आपका ये
0.2 आ जाएगा, ठीक है। और जब वेट, क्योंकि मास निकला है अभी, ठीक है ना, 0.2 kg, और जब आपको वेट निकाला W और क्या हो जाएगा m इंटू जी, तो फाइनली कितना आएगा 0.2 इंटू 10 बराबर कितना आएगा 20। या वैसे चाहते इतना कैलकुलेशन नहीं करना था, ये वेट आपको निकालना है, म्यू इंटू एन के बराबर आता है, म्यू इंटू एन कर दो सीधे, तब भी 2 न्यूटन आ जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? डी वाला, डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। 27 में ये बोला गया कि जैसे यहाँ पे एक 7 kg का ब्लॉक है, प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, ठीक है, थ्रेड टाइड पास ओवर फ्रिक्शनलेस पुली ऑफ करंट बी, ठीक है, बी वाला करेगा जिसका मास 3 kg है, द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक। इसमें भी ये तो बहुत आसान है, सिंपल से करना है। इसमें ध्यान रखना यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, एक ब्लॉक आपका यहाँ पे है, ध्यान रखना। इसमें बी ब्लॉक ये कितना हो गया, ए हो गया, ये कितना है 7 kg का है, और इसमें कितना है 3 kg का। ध्यान रखना आपको बताया था कि कंबाइंड एक्सेलेरेशन, क्योंकि ये थ्रेड से कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे, मतलब जो इसका एक्सेलेरेशन होगा वही इसका एक्सेलेरेशन होगा, मतलब यहाँ पे कंबाइंड एक्सेलेरेशन है। और जहाँ पे कंबाइंड एक्सेलेरेशन होता है वहाँ पे एक कंबाइंड, ध्यान रखना हमेशा नेट फोर्स कितना लग रहा है अपॉन टोटल मास कितना लग रहा है, वो नेट फोर्स ध्यान रखना जो इसको मूव करा रहा है सिस्टम को। तो ध्यान रखना एक तो इसका mg नीचे लगेगा जो कितना आएगा आपका 30 न्यूटन हो जाएगा, और एक तो इसका जो है 70 न्यूटन, ध्यान रखना एक टेबल पर रखे थे, बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल से। तो ये वाला जो है आपको इसको डराइव करने में काम नहीं आ रहा है, जो इसको मूव करने में काम कौन कर रहा है, सिर्फ 30 न्यूटन। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो यूज करेंगे मोशन में वो कितना है 30 न्यूटन आ जाएगा, और टोटल मास कितना होगा दोनों का ऐड कर लेना, तो फाइनली एक कंबाइंड जो आएगा वो नेट फोर्स कितना है 30 न्यूटन अपॉन टोटल मास कितना 7 + 3 कितना आएगा 10 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? सी ऑप्शन, 27 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद 28 पे आते हैं, देखो जरा 28 का तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको देगा टेम्परेचर डिफरेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। देखो नॉर्मली रेजिस्टिविटी जो होता है आपका रो इक्वल टू वो, देखो क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक तो आपने पढ़ा होगा रो इक्वल टू रो नॉट टाइम्स ऑफ 1 + अल्फा × टी। ये ध्यान रखना जब टेम्परेचर बहुत कम होते तब के लिए, एक्चुअल इसका जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो होता है 1 + अल्फा टी + बीटा × T²। ये सभी टेम्परेचर के लिए काम करता है। जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है तो T² 0 हो जाता है, तब आपका ये काम करता है लीनियर वाला, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना आपका ये काम करे, क्योंकि 1 यहाँ पे रो कुछ ना कुछ रहेगा, तो ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, बाकी आपका जो है कैसा रहेगा, एक आपका जो है मतलब कर्व के फॉर्म में ऊपर जाएगा। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा ये आपका जो है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे जाएगा ऐसे, ठीक है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए ऑप्शन करेक्ट है, ये 28 का हो गया, ठीक है। इसके बाद 29 पे आते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन ऐसे जिनको आपको डायरेक्टली ग्राफ बताया गया होगा, पता होगा, ठीक है ना। इसके बाद 29 पे आते हैं। 3 identical bulbs are connected in parallel and these together display the power P. If now bulbs are connected in series then the power will be, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इन्होंने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो टोटल पावर कितना है? P के बराबर है, ठीक है। और इनको जब हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तब आपको पावर बताना, देखो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब आपके तीनों जो है इसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, तब आपका पावर P है। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना आएगा, क्योंकि ये R है, ये R है, ये R है, तो पहले केस में इनका जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है, R इक्विवेलेंट जो आएगा ध्यान रखना कितना आ जाएगा आपका R/3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो P होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो कांस्टेंट कितना आएगा V²/R, ठीक है ना, ये बन जाएगा। इसके बाद जब इनको आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तीनों को इसी सेल से, तो ये R, ये R, ये R, इनका R इक्विवेलेंट जो बनेगा वो कितना आ जाएगा हमारा 3R आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो P' आएगा हमारा कितना आएगा आपका, यहाँ पे V² कितना आ जाएगा 3R हो जाएगा। अब इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है तो सीधी सी बात है, यहाँ से इसको डिवाइड कर दो तो P' जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, P' की वैल्यू ये है और P की वैल्यू ये ऊपर जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा 1/9 आ जाएगा। तो P' जो है हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से P/9, ये इसका आंसर हो गया। कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा इसमें? देखो जरा सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 29 का सी हो जाएगा। 30 पे आते हैं। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg 10 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। देखो चेंज इन मोमेंटम नॉर्मल बात करें, जैसे आपने पढ़ा है डेल्टा P/ΔT जो हमारा होता है वो कितना होता है, F के बराबर होता है। तो डेल्टा P जो होता है हमारा कितना आएगा, F × ΔT आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इम्पल्स भी बोलते हैं, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 10 × 10 बराबर कितना आ जाएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे आपका इसको जो है 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। मतलब इन्होंने जो है नॉर्मली क्या रखा था कि चेंज इन मोमेंटम, एक्चुअल में इम्पल्स पूछा बट इम्पल्स को इन्होंने अलग नेम से पूछ लिया, चेंज इन मोमेंटम के फॉर्म में क्या होगा, ठीक है। चलिए तो आपके 30 हो गए। इसके बाद 31 की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन देखना जरा। 31 क्वेश्चन में देखो जरा, इसमें ए बल्ब ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, ए बुलेट ऑफ बल्ब बोल रहे हैं सॉरी, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 1 kg. If the recoil velocity is 5 meter per second, then the velocity, the muzzle velocity
ठीक है। देखो इसमें इन्होंने बोला कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी इतनी दी गई है, तो आपको बताना है कि जो उसके बुलेट की स्पीड है वो कितनी होगी। तो नॉर्मली रखना जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है हमारे वी आर बराबर वो कितना होता है एम इंटू वी मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन यहाँ पे मास ऑफ गन होता है, ठीक है ना। तो मतलब इसका मोमेंटम एक्चुअली में बराबर होता है। तो मास ऑफ गन 1 kg है और जो आपका रिक्वायर्ड वेलोसिटी देखो ये माइनस होता है बट वो आपका समझ जाना, उसमें हमने ऐड कर लिया एक साथ ही। और जो इसमें जो दिया गया है आपको वेलोसिटी, जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितनी है 5 इज इक्वल टू मास ऑफ गन कितना है, वो मास ऑफ बुलेट कितना है 10/1000 हो जाएगा इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइंड करना है, ठीक है। ये गया यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना आएगा आपका 500 मीटर पर सेकंड, सीधे आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना माइनस होता है बट हमने मैग्नीट्यूड सिर्फ ले लिया है, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्शन हमारे यहाँ पे यूज़ करना नहीं है, नहीं तो 5 की वैल्यू -5 रखना पड़ता है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं इसमें। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें, बी ऑप्शन, 31st का आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो 32 इलेक्ट्रिक फील्ड का है, फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड द फिगर दिस वन। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना ध्यान रखना, इसमें सिंपल सी होता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होती है वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, जहां पे डेंसिटी कम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होती है। इसको आप देख लो जरा क्या क्या होने वाला है इसमें। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो यहाँ पे और यहाँ पे सेपरेशन बराबर है, अलग अलग नहीं है। और जब सेपरेशन बराबर है तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि डेंसिटी बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे डेंसिटी कम है, मतलब देखो दूर दूर है, डेंसिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए 32 की बात करें तो 32 में जो हमारा EA है और EC है ये आपस में बराबर आ जाएगा, लेकिन B वाले पॉइंट पे क्योंकि डेंसिटी कम है तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो ये आपका क्या है EB आ जाएगा। तो ये सीधे करेक्ट ऑप्शन आपका काम करता है, ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट हो गया इसमें, AC बराबर है B छोटा है, इसमें आ जाएगा आपका C ऑप्शन। इसके बाद 33 पे आते हैं। 33 में रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट अर्थ इज r, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो देखो इन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए अर्थ है और इसके चारों तरफ यहाँ पे एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है कोई, और इन्होंने बोला कि जो रेडियस है ऑर्बिटल इसका ये r के बराबर है, और आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी। वैसे तो डायरेक्टली आपको बताना चाहिए जो काइनेटिक एनर्जी इसका होता है, अगर आपको याद हो तो G(m)(e)m/2r होता है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके है, 1/r के है, बस खत्म काम इसमें, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका 1/r आ जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में -1/r होता है, काइनेटिक एनर्जी में 1/r के फॉर्म में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ये आपका 33 का ए ऑप्शन। चलिए 34 की बात करते हैं। 34 की अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान से देखना, तो इसमें देखे इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन पाथ ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दिस वन एट फ्रीक्वेंसी दिस वन इलेक्ट्रिक करंट। देखो इन्होंने बोला हुआ है 34 आपका है, एक कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है, और इसका रेडियस जो है आपको दिया गया है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है रोटेशन पर सेकंड, मतलब इसको आपको फ्रीक्वेंसी दी गई कितना 5 × 10⁻15, ठीक है। आपको बताना है कि करंट कितना हो। देखो करंट जो होता है I बराबर नॉर्मली हमारा क्या होता है Q/T होता है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन होता है T इक्वल टू कितना 1/f होता है, रखोगे तो I इक्वल टू कितना आएगा Q × f आ जाएगा। Q आपका क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा, इंटू f कितना है फ्रीक्वेंसी 5 × 10 कितना आ जाएगा आपका ये 15 हो जाएगा। ये कितना आएगा आपका 8 × 10⁻, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ये -4 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको जब आप करेंगे तो 0.8 × 10⁻³ आएगा, तो वो हमारा क्या आ जाएगा आपका मिली एम्पियर, -3 जो है आपका मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग 35 नंबर पे। 35 नंबर दिया गया तो इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन, ठीक है। देखो जो इसके वेलोसिटी होता है VE बराबर आपको याद होगा तो आपका होता है 2Gme/re या √2GRE, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो जो मास ऑफ बॉडी होता है जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि किधर फेंक रहे हो आप देखो इसमें एंगल डिसाइड नहीं है तो वो उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो नॉर्मली इन सब फैक्टर्स पे इसमें डिपेंड नहीं करता है। और इसमें जो है जो डिपेंड करेगा, इन्होंने पूछा किस पे डिपेंड करेगा, हाइट फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड ऑल ऑफ द एवर फैक्टर्स, नहीं, इसमें आपका सी ऑप्शन का इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड, क्योंकि देखना जब अर्थ पे होता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी r के टर्म में ले जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से फेंक रहे हो तो जो ये r हमारे क्या हो जाएगा स्मॉलर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट ले ली जाएगी। तो इस पे डिपेंड करेगा कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, लेकिन इसके मास पे, इस बॉडी के मास पे, जिसको इसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका सी ऑप्शन, 35 का ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक क्लियर। तो ये आपका एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, हम आते हैं बी सेक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। आई थिंक ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए
36 की बात करते हैं। इसमें दिया गया एफ वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एंड प्लैंक कांस्टेंट एच आर चूजन एज ए फंडामेंटल यूनिट्स, देन यूनिट ऑफ लेंथ वुड बी। ध्यान रखना यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि सबके जो डायमेंशन फॉर्मूला उसको पुट करके आपको ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, तब जाके आंसर इसमें फाइंड होगा। मतलब ये है कि जैसे प्लैंक कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, और जो आपका सी है इसके डायमेंशन फॉर्मूला आपको पुट करके देखना पड़ेगा इन सब में कि कहाँ पे वो आपका सेट हो रहा है, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन चेकिंग से ज़्यादा बेहतर है। इसमें आप अगर वो मान लीजिए जो फॉर्मूला डिराइव करते हो उस मेथड पे जाके सॉल्व करोगे तो कई बार बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए ऑप्शन चेकिंग ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है, उसको आप फॉलो करना। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें बात करें जैसे नॉर्मली क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले सबका निकाल लेते हैं। देखो 36 की बात करेंगे हम, तो जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना, इसका जो होगा हमारा डायमेंशन कितना होगा, LT-1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी का फाइंड करना, तो F बराबर क्या होता है हमारा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप जी का फाइंड करेंगे, जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये इधर चला जाएगा, F का कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा mLT-2, ऊपर से L हो जाएगा, L स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे m स्क्वायर से कितना आएगा m-1, ठीक है, L3T-2 आ जाएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक ई बराबर क्या होता है h इंटू न्यू होता है, न्यू जहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ई आप जानते हैं, तो यहाँ से h का जो आएगा, ई का क्या होता है mL2T-2 होता है, और न्यू का कितना होगा T-1, तो यहाँ जाएगा तो ये कितना mL2T-1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज के यहाँ पे पुट करके चेक कर लेना जरा कि कौन कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके चेक करना पड़ेगा आपको, तब जाके यहाँ पे आंसर आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो जरा, जैसे पहले ऑप्शन कितना है, √HC/G, H हमारा ये, C ये और G ये, H और C को डायरेक्टली कर देना, कितना आएगा mL3 आ जाएगा, T-2 अपॉन कितना आपका m-1, ठीक है, L3T-2, तो T-2 से L3 से L3 कैंसिल हो गया, ये तो आप कितना m का आ गया, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा देखो जरा, इसमें क्या आपका HG, H कितना है हमारा mL2T-1 इंटू G कितना है हमारा m-1 L3T-2 अपॉन C की पावर 5, मतलब L5 और T की पावर -5। ठीक है ना। अब इसको जरा कंबाइन करके देखो, अंडर रूट के अंदर में है, तो फाइनली कितना हो गया, m और m तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, यहाँ पे L3 to 5 और 5 ये भी कैंसिल हो गया, T की पावर यहाँ -3 -1 कितना आएगा आपका -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा आपका +5 2, तो यहाँ T आ जाएगा, तो ये तो टाइम का आ गया। ठीक है, सेकंड ये हमारा ध्यान रखना कि मास का है, ये किसका आ गया, टाइम का आ गया। इसको चेक कर लेते हैं, H इसमें क्या गया, H आपका ऊपर रहेगा, H मतलब कितना हो गया H और G, तो दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई, M से M कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया m0 आ जाएगा, L3 कितना आ गया आपका, ये 5 हो जाएगा, L5 आ गया, और T की वैल्यू कितनी आ गई -3 हो जाएगा, अपॉन C क्यूब है, C क्यूब में कितना L क्यूब, और T की पावर कितना आएगा -3 आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया अंडर रूट के अंदर में, ये 3 से 2 बचेगा, यहाँ पे कितना आ गया L स्क्वायर आ गया। मतलब ये है कि ये आपका लेंथ का है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो वैसे ये भी ध्यान रख सकते हो कि ये आपका मास का निकल गया, ये आपका जो टाइम का निकला, ये आपका जो है किसका आ गया, लेंथ का आ गया। वैसे ये भी आप चेक कर सकते हो कौन सी क्वांटिटी ये आपका शो कर रहा है। ठीक है ना, तो कई बार हो सकता है इसमें लेंथ कैसे पूछा, मास का पूछ सकते हैं, मास का कौन सा हो जाता है आपका, इसमें मास का पहला वाला आ जाता है, ये वाला मास के लिए हो जाता है। ठीक है ना, अगर आपका टाइम के लिए पूछते, टाइम के लिए सेकंड वाला आ जाता। ठीक, तो ऐसे ऐसे कई आपके इसमें बन सकते थे, तो इसमें इन्होंने लेंथ का पूछा, तो कोई बात, लेंथ का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी ये मास और ये आपका किसका होता है, टाइम का होता है, ये भी आप चाहे तो कहीं पे डिनोट करके डायरेक्टली याद कर सकते हैं, या नॉर्मली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 36 हो गया। 37 पे आते हैं, तो इसका सी ऑप्शन आ गया। 37 की बात कर रहे हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखना ये तो कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि जितने फोर्स फील्ड्स होते हैं वो कंजर्वेटिव के लिए ही पॉसिबल है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं होते हैं। और दूसरी बात यह कि किसी भी एक राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या आता है, 0 आता है, तो किसी भी ऐसा जो हमारा मतलब कि फोर्स फील्ड जिसके राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या हो जाए, 0 हो जाए, या पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोलते हैं। तो हमारा कौन सा आ जाएगा इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो 37 का जो है डायरेक्टली ए ऑप्शन आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 38 की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो जरा 38 में देखा तो एंगल सबटेंडेड बाय वेक्टर दिस वन विद एक्स एक्सिस, तो ये तो बहुत आसान है, सिंपल सा। ए आपको दिया गया कितना, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2 12k कैप, आपको एक्स एक्सिस के साथ बताना है। ठीक है ना, तो जैसे ध्यान रखना, अगर ये आपको दिया है, ये x दिया गया है, ये y दिया गया है, ये z दिया गया है, आपको देखो अगर कोई ये 3D में वेक्टर दिया गया है r, तो ये हमारा अल्फा होता है, ये बीटा होता है, और ये हमारा क्या होता है, गामा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा cos अल्फा आता है, अगर हम बात करें तो वो आपका कितना आता है, जो x कंपोनेंट है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर, डायरेक्टली फॉर्मूला काम करता है, ठीक है ना। एक्स के साथ कॉस का आपका आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स एक्सिस का एंगल आ जाएगा, तो कितना है आपका 4 अपॉन अंडर कितना आएगा 4 4 जा 16 प्लस 9 प्लस कितना आएगा 144, ठीक है। और ये आपका 25 प्लस ये हो जाएगा 13 आ जाएगा, तो 4 बाई कितना आएगा आपका ये 13 आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स 4/13, ठीक है ना। अल्फा बराबर कितना आएगा आपका कॉस इनवर्स 4/13, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है 38 का। ओके, आई थिंक क्लियर होगा, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा 39, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ मिरर, इट इमेज इफ इमेज इज फॉर्म्ड, इट लिखा है इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट देन फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज, ठीक है ना। देखिए, तो एक आपका कॉन्केव मिरर है और यहाँ पे क्या किया गया है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जो कि 60 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, फ्रॉम फोकल पॉइंट ऑफ मिरर, ठीक है, मतलब यहाँ फोकस से 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, और इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ यहीं पे ऑब्जेक्ट, जब मतलब यहीं पे आपका इमेज भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, देन द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक। तो 39 में देखो यहाँ पे आप जो है इसको सॉल्व कर सकते दो तरीके से। एक तो याद होगा, आपको पता है कि न्यूटन्स फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है। देखो, एक तो आपका यहाँ पे एफ मान लो तो यू और ये आप करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक दूसरा तरीका इसका सिंपल से होता है, आप न्यूटन्स फॉर्मूला देखो, फोकस से ये डिस्टेंस हमारा एक्स होता है, फोकस से इमेज की डिस्टेंस वाई होती है, और एक्स इंटू वाई बराबर क्या होता है हमारा एफ स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 60 इंटू 60 बराबर कितना आएगा, एफ स्क्वायर आ गया, तो एफ बराबर कितना आएगा 60 आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बात समझ गए, ठीक है। और वैसे भी अगर ध्यान दो थोड़ा सा, तो जैसे फोकस से ये डिस्टेंस आपको दिया गया, इमेज भी वही फॉर्म हो रही है, तो मतलब ये सेंटर पॉइंट हो गया ना, तो जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस हो गया, तो 60 कितना 120, रेडियस 120 हो गया, तो वापस 60 आ जाएगा, वहां से भी कर सकते हो। कुल मिला के इमेज आपको आप समझ में आ गया, तो वो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करने नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, कुछ का 39 का, 39 का कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, चलो देखिए 40 नंबर दिया, इफ एक्स एंड वाई, ये वही आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, वाई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज कॉन्केव मिरर देन फोकल लेंथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सीधे न्यूटन्स फॉर्मूला है, जो कि मतलब अगर आप कोई भी लेंस या मिरर दिया गया है, लेंस या मिरर है, हाँ मिरर दिया गया है, ये आपका फोकस है, तो फोकस से मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है हमारा एक्स डिस्टेंस पे है, और जो इमेज बन रही है हमारी कितने डिस्टेंस पे, वाई पे है, तो एक्स इंटू वाई जो हमारा होता है वो कितना आता है, एफ स्क्वायर होता है, ये आपका जो है न्यूटन्स फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको मैग्निफिकेशन से डिराइव कर सकते हैं, जो आपका है यू और वी के टर्म में जो मैग्निफिकेशन दोनों है उनको साथ साथ लिखो और पुट करके सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है 40 का, बी ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 41 पे दिया गया है, एरिया ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम ए रेयरर टू डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, देन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड इज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इज, ठीक है। इन्होंने आपसे पूछा है क्रिटिकल एंगल कितना होगा, अगर इन्होंने बोला हुआ है कि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज कितना है 90 डिग्री पे, तो सबसे पहला काम क्या है, आप म्यू फाइंड करो, क्योंकि साइन सी बराबर 1/म्यू होता है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से म्यू फाइंड करो, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो इन्होंने जरा जो दे रखा है, एक लाइट है जो कि लाइट इंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये रेयर है और ये डेंसर मीडियम है, और मान लीजिए यहाँ पे एक लाइट हम इंसिडेंट करते हैं, और इंसिडेंट एंगल कितना है, आई है, और इन्होंने ये बताया कि जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्योंकि रिफ्लेक्ट भी होगा ना, ये 90 डिग्री है, मतलब अगर हम बात करें ये R मान लें इसको हम R, तो ये हमारा कितना, ये तो I के बराबर ही रहेगा, ये 90 है, तो R इक्वल टू हमारा कितना आएगा 90 माइनस I आ जाएगा, ये तो बनेगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, 90 देना, ये तो 90 सम होना चाहिए, तो आपका कितना आएगा R बराबर 90। अब यहाँ पे साइन I बराबर क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R जो होगा हमारा कितना आ जाएगा, म्यू के बराबर आ जाएगा, तो साइन यहाँ से म्यू कितना आ जाएगा, देखो म्यू बराबर कितना आएगा साइन I, तो साइन I रहेगा, साइन R कितना आ जाएगा, साइन 90 माइनस I हो जाएगा, तो साइन 90 में कॉस I हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका ये tan I बन जाएगा, तो म्यू बराबर क्या आ गया tan I, और साइन C बराबर हम जानते हैं कितना 1/म्यू होता है, तो कितना आएगा 1/tan I आ गया, तो C बराबर जो आएगा वो साइन इनवर्स कॉट I आ जाएगा। देखो जरा कौन सा मैच कर रहा है, साइन इनवर्स कॉट I, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 41 का, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन 41 का करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए 42, द रेंज R ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज सेम व्हेन इट्स मैक्सिमम हाइट्स आर h1 h2 देन द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। देखो R जो है सेम हमारा 2 पॉइंट पे होता है 42, अगर आपको याद हो अभी जस्ट पहले भी डिस्कस किया था हमने इसी पेपर में, कि अगर हमारा मान लीजिए एक जो है रेंज ये है थीटा एंगल पे मैक्सिमम मतलब जो है, और दूसरा इसमें H1 आपका है,
ये हाइट कितना है, h1 के बराबर, ठीक है, थीटा एंगल पे। और दूसरा जब आप 90 माइनस थीटा पे भेजते हैं तो भी रेंज सेम है, बट ये हाइट हमारा कितना है, h2 के बराबर। तो आपको इन्हीं h1 h2 के टर्म में r की वैल्यू बताने की r कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल हमारा कितना होता है, ये 90 माइनस थीटा। बात क्लियर। तो हम क्या करते हैं, एक थीटा पे r निकालते, दूसरा 90 माइनस थीटा पे r निकालते हैं और h निकालते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या बन सकता है उसमें, ठीक है ना। क्योंकि h1 h2 मल्टीप्लाई किया गया, उनको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना, जब हम h1 लिखेंगे, आप जानते हैं यहाँ पे अगर हम h1 की बात करेंगे, देखो h1 बराबर कितना आएगा, ये आपका कितना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा। और जब आप h2 लिखेंगे तो कितना आएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा h1 इंटू h2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे यू स्क्वायर यू की पावर 4 हो जाएगा इंटू, ध्यान रखना ये साइन स्क्वायर और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का कॉस स्क्वायर होगा। तो यह कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 2 जा कितना आएगा 4 इंटू जी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, आप इस 4 को इधर भेज दो, ठीक। तो यहाँ कितना आएगा 4 h1 h2 बराबर, इसको ध्यान रखना हम लिखेंगे यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। इसको r बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो ये आपका 2u साइन थीटा, इसको हम जो है यहाँ लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जरा, ये 2 हो गया, ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, यहाँ से 4 बाहर के इधर चला जाएगा। तो देखो जरा कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 h1 h2 बराबर इधर आ जाएगा r स्क्वायर। इसको इधर ले लें तो r बराबर कितना आएगा 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h1 इंटू h2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, 42 का डी ऑप्शन करेक्ट है। कुल मिला के इतना है कि एक बार थीटा पे एच लिखो, एक आपका इस पे लिखो, दोनों को कंबाइन करना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। बस इसी को आपको देखना था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 43 की, ध्यान से देखना जरा 43। देखो पेपर काफ़ी इजी था, समझने वाला था, बस जो है बेसिक पार्ट पे बेस्ड था, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा पेपर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 देखें ना, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है ना। यहाँ आप देखें ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज गिवन बाय, देखो x बराबर आपको दिया गया है 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, v बराबर कितना आएगा dx बाई dt, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4 हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि एक्सप्रेशन में निकालना तो क्या करेंगे, a बराबर dv बाई dt भी कर देंगे यहाँ पे। जब dv बाई dt करेंगे तो कितना आएगा आपका 12t माइनस 6 बराबर ये आ गया। और क्योंकि एक्सेलरेशन को आप क्या करना है 0, तो बराबर क्या कर दो 0 कर दो, तो यहाँ से t बराबर जो आएगा 6/12 में क्या आएगा 1/2 सेकंड आ जाएगा। इस 1/2 सेकंड को आप उठा करके इस फॉर्मूले में क्या कर दो, पुट कर दो, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू टी स्क्वायर कितना 1/4 हो जाएगा, माइनस 6/2 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका 6/4, ये 1.5 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। तो 4 में से 3 1 आएगा, कितना आएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड, विच इज द करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है। आई थिंक क्लियर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, ठीक है। देखो 44 नंबर में आपको रहेगा जो डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग, ठीक है। देखो जो हमारा डिस्पर्सिव पावर होता है ओमेगा आपका जो होता है वो क्या होता है आपका, नॉर्मली अगर हम बात करें तो आपका एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन का रेशियो होता है, जो कि आपको देखो म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड अपॉन म्यू ऑफ येलो माइनस 1 के बराबर होता है। ध्यान रखना यहाँ पे प्रिज्म एंगल वगैरह तो है नहीं, तो प्रिज्म के शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि म्यू है तो म्यू मतलब किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल और मीडियम पे डिपेंड करेगा, कौन सा आपका मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, इसमें ए आ जाए। क्योंकि देखो शेप आपका प्रिज्म एंगल तो है नहीं, साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है, तो इस पे किस पे डिपेंड करता है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है, और म्यू जो होता है वो मटेरियल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो इसलिए जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट आएगा 44 में, ठीक है। इसके बाद 45 की बात करते हैं। तो 45 देखना, ए सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर orbit around the earth is such that height so that it always remains stationary with respect to earth। ये तो आपको याद होगा जियोस्टेरिक सैटेलाइट है, इसकी डायरेक्टली वैल्यू याद होनी चाहिए, बट फिर भी देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट इन दिस सिचुएशन हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, वैसे तो अगर हम बात करें इसकी हाइट जो होती है वो 36,000 के आसपास होती है, ठीक है ना, किलोमीटर। तो इसमें तो सी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करना तो टी इक्वल टू इसका जो है 24 आवर होता है, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करें ना, और टी बराबर आपका जो फॉर्मूला आता है नॉर्मली टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट जी एम ई।
ये होता है मास ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, पहले ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपको आएगा 36,000 किलोमीटर आ जाता है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। टाइम की वैल्यू 24 आवर, इसको मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, सारी वैल्यूज पुट कर देना। रेडियस ऑफ अर्थ तो आपको पता है कितना होता है 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। और जी तो पता ही होगा, और एम कितना है मास ऑफ अर्थ, कितना होगा 610⁻²4। ये जब आप पुट करके सॉल्व करेंगे फाइनली आएगा। वैसे वैल्यू डायरेक्टली याद रखो, ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए अर्थ ग्राउंड अर्थ के जो है उससे सेंटर से रेडियस पूछे तो उसमें आपको 6400 ऐड कर दे, जो कि लगभग 42,000 के आसपास आता है ऐड होकर। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये डायरेक्टली आपका जियोस्टेसिस सैटेलाइट है, 36,000 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। इसके बाद 46 की बात करते हैं। 46 में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद हो तो कितना आता है Kp। ठीक है, 2Kp/r³, या एक्सिस पे होता है, इक्वेटोरियल पे जो हमारा आता है वो कितना आता है Kp/r³ आता है। और अगर हम बात करें पोटेंशियल की तो एक्सिस पे जो पोटेंशियल आता है हमारा, अगर हम बात करें कि एक्सिस पे जो पोटेंशियल होगा Vp की ए की बात करें कितना आता है हमारा, वो आता है Kp/r², और जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है वो क्या आता है 0। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है, और जो आपका पोटेंशियल है V प्रोपोर्शनल टू क्या 1/r। ध्यान रखना ये नॉर्मल चार्ज से थोड़ा अलग होता है, तो इसको नॉर्मली याद रखना। आपसे क्या पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, r³ और r², कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। 47 की बात करते हैं, आइए देखिए बस लास्ट के 2 क्वेश्चन और। 47 की बात करें अगर हम, 47 पे ध्यान से देखें जरा, आपको दिया गया v = -5x दिया गया, +3y दिया गया है, +√15z दिया गया है, और आपको दिया गया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना। ध्यान रखना जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है dv/dr, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इस चूंकि 3D में है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो dv/dx i कैप प्लस dv/dy माइनस टाइम्स होता है dy j कैप आ जाएगा, और प्लस dv/dz जो होगा वो कितना आ जाएगा हमारा k कैप आ जाएगा। अब ध्यान रखना इसको डिफरेंशिएट करो तो e बराबर कितना आ जाएगा माइनस टाइम्स dv/dx, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करो कितना आएगा, x का 1 हो जाएगा, बाकी सब तो 0, क्योंकि ध्यान जब x से करते हैं बाकी सबको कांस्टेंट मानते हैं, y से करते हैं बाकी सबको कांस्टेंट, z करते हैं सब बाकी सबको कांस्टेंट, तो dv/dx क्या करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा केवल -5 i कैप प्लस dv/dy इसका कितना आएगा 3 j कैप आ जाएगा, प्लस dv/dz सिर्फ ये बचेगा, बाकी सबके √15 k कैप, ये आ गया। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा अगर इसका आपको फाइंड करना है तो √x² कितना 5 का स्क्वायर -5, ठीक है समझ जाओगे आप, 3 का स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर, और फाइनली कितना आएगा आपका ये 25 + 9 + 15 आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है आपकी कितनी आ जाएगी देखो जरा, ये आ जाएगा फाइनली 7। ठीक है ना, 49 आ जाएगा 7 न्यूटन पर कूलम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कहाँ गया डी ऑप्शन। 47 रेडी। 48 की बात करते हैं, 48 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको बोला गया क्यूब है, ठीक है, और क्यूब जो है ये मान लीजिए हम आपको बना देते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे दिया गया है, ठीक है। क्यूब के जो कॉर्नर्स हैं उन पर आपको जो है चार्जेस दिए गए, और सभी कॉर्नर कितने चार्ज हैं क्यू के बराबर, मतलब यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, सब साइड्स पे कितना है क्यू चार्ज के बराबर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है क्यू के बराबर। सेंटर पॉइंट पे आपको फाइंड करना है कितना होगा, तो ध्यान रखना सबसे पहले कॉर्नर से सेंटर तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम लोग फेस की साइड की बात करते हैं तो हमारा कितना होता है, वो तो हमारा नॉर्मल से आ जाएगा कितना, वो √2a आता है। लेकिन डायगोनल अगर आप मान लीजिए 3D का फाइंड करते हैं फेस डायगोनल में तो हमारा कितना है √3a आता है, और √3a के बीच में आधा आ जाएगा, कितना आएगा आपका a√3। तो यहाँ पे r आएगा डिस्टेंस हुआ है कितना √3a/2, ये तो r हो जाएगा। एक चार्ज की वजह से कितना आएगा, तो यहाँ से अगर मान लीजिए एक चार्ज की वजह से v1 निकालेंगे कितना आएगा आपका, हो जाएगा kq/r होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे v1 जो है r की वैल्यू पुट कर देना, तो फिर 2kq/√3a आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि टोटल चार्ज कितने हैं तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 कितने हो जाएंगे 8 चार्जेस हो जाएंगे, तो जो टोटल आपका v आएगा वो कितना आएगा 8 टाइम्स ऑफ v1 हो जाएगा, तो 8 और ऊपर कितना 2 × q/ k की वैल्यू 4πε रख दे रहे हैं, 4πε आ जाएगा, और √3 × a आ जाएगा। इसमें देखो जरा कट पिट क्या रहा है, ये 2 हो जाएगा, 2 2 जा कितना आएगा 4q/√3πε × a। तो इसमें देखो जरा कौन सा आ रहा है
आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, 48 का सी ऑप्शन। 49 देखो जरा, लास्ट सेकंड लास्ट इसमें दिया है द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द मून। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्केल वेलोसिटीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टू ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि वेलोसिटी, स्केल वेलोसिटी ऑफ अर्थ के लिए बात करेंगे कितना है, √2gme/re हो जाएगा। और जब हम मून की बात करेंगे तो कितना आएगा हमारा, √2g मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून आ जाएगा। अर्थ टू द मून का रेशियो फाइंड करना है, इनको आप डिवाइड कर देना, 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, फाइनली ve/vm जो बनेगा आपका वो आ जाएगा सिंपल सा √me/re हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड कितना होगा आपका, √me/m ऑफ मास अपॉन रेडियस ऑफ मास आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो अर्थ का मास है वो 80 टाइम्स मास ऑफ मून है, तो मतलब कितना आएगा, 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून हो जाएगा अपॉन कितना है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ रेडियस, सॉरी 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा rm हो जाएगा अंडर रूट के अंदर में, और ये आपका अंडर रूट m और rm था ही, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 81 कितना आएगा आपका 9 और ये 4 कितना आएगा 2, तो 9/2 आपका आ जाएगा। ve/vm जो होगा वो 9/2 मतलब कितना आएगा आपका, ये 4.5 टाइम्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करना है, 49 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट की बात करते हैं। लास्ट में आपको दिया ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर स्ट्रेच्ड 3 टाइम्स द लेंथ न्यू रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, जैसे रेजिस्टेंस आपका एक वायर है जिसका लेंथ आर है, रेजिस्टेंस लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, इसको स्ट्रेच करके जो है 3 टाइम्स लेंथ को कर दिया गया, तो आपको होता है रेजिस्टेंस कितना होगा। ध्यान रखना, जो आर डैश होता है आपका n² होता है, n जहाँ पे स्ट्रेच्ड वैल्यू है कितना टाइम्स स्ट्रेच किया गया, तो यहाँ कितना है 3 टाइम्स किया गया, तो आर डैश जो हमारा होगा कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, बराबर कितना आएगा आपका 9r हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो 50 का आपका जो है डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। आप लोग सॉल्यूशन देखना और इसके बाद ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा इन जितने भी पेपर आपको दिए गए उनको रिपीट करना। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करो फिलहाल, क्योंकि अभी ये टाइम जो है लास्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग मेहनत करें। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, जय हिंद।